हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी पॉलिटी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये पार्ट 20 का पार्ट है, ठीक है ना। पार्ट 20th है ना, उसमें आता है। और उसमें जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 368। देखो, हमने पार्ट फर्स्ट जो पढ़ा है ना, उसको देखो आप, एक तो है ना, और दूसरा पार्ट 20th की बात कर लो। इनमें फर्क क्या है? देखो, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने टेरिटरी, ठीक है, स्टेट्स की बाउंड्री, नए स्टेट की फॉर्मेशन, इनकी हमने बात की थी। बट यहां पर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जब करना होता है तो किन तरीकों से हम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जिन कामों को जिन भी तरीके से हम अमेंडमेंट करने की बात करते हैं, उसमें एक तो होता है, देखो, सिंपल मेजोरिटी के आधार पर, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर, और उसी में फिर एक आपको देखने को मिलेगा कि 50% या फिर हमारे जितने स्टेट्स हैं उनके आधे स्टेट्स की तरफ से अप्रूवल मिल जाए। ये अमेंडमेंट के तरीके हम देखेंगे। तो जो सिंपल मेजोरिटी वाला है ना, वो देखो मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तौर पे नहीं देखा जाता। या फिर ये कहा जाए कि अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के आधार पर नहीं होता। आर्टिकल 368 के आधार पर जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, उनको स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर या फिर स्पेशल मेजोरिटी के साथ में आधे से ज्यादा स्टेट से अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, या आधे स्टेट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करने की बात करते हैं तो डिफरेंट प्रोसेसेस की बात भी होती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर हमें पता होनी चाहिए कि जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बात कही जाती है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है जी? देखो, जिस तरीके से एक लिविंग थिंग होती है जो समय के साथ में अपने आप को अपडेट कर लेती है, कुछ कमियां रहती हैं तो उनको रेक्टिफाई भी करते हैं, पुरानी चीजें जो आउटडेटेड हो गई उनको अपडेट भी करना होता है। तो वही चीज तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करते हैं ना। आज तक नहीं नहीं करते, 106 बार हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर चुके हैं। क्यों जी? क्योंकि अगर समय के साथ में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो वो आउटडेटेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फिर उसको हम यूज करें या ना करें, फिर वो यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे फोर फादर्स ने ये प्रोविजन रखा था जानबूझ के कि भाई हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट बना सके टू टिल डेट। कोई सी भी तारीख को उठा करके संविधान को देखा जाए, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, वो कहीं पर भी हमारा बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट वो बना रहना चाहिए। हाँ, ये बात जरूरी है कि इतना भी ज्यादा अमेंडेबल नहीं होना चाहिए, इतना भी ज्यादा चेंज करने लायक नहीं होना चाहिए कि उसके बेसिक आइडियाज ही खत्म हो जाए। तो उन चीजों को हम यहां पर पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हमारे यहां पर पारित हो चुके हैं, उनके डिफरेंट प्रोविजंस को और सुप्रीम कोर्ट की पावर को हम यहां पर एनालाइज करेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। आप कोशिश करना कि इनके आंसर अभी दे पाओ। अगर नहीं दे पाओ तो जब ये हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा तो उसके एंड में मैं इसके आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। अब आप बोलोगे कि सर अमेंडमेंट वाला आप टॉपिक पढ़ा रहे हो और नेशनल इमरजेंसी का क्वेश्चन दे रहे हो। ध्यान से देखो, देखें। फर्स्ट, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। भाई आपको which of the which of the statements given above is are incorrect, आपको इनकरेक्ट यहां पर स्टेटमेंट चूज करना है और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लेना है। फिर उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट करना। कोशिश करना, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो, नहीं पहली बार ही अगर पढ़ रहे हो ये इश्यूज तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस और फीचर्स इज आर कंसिडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये पावर्स कौन सी आ रही है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके बीच की। सेकंड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। थर्ड, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। बताओ भाई, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अपने हिसाब से अपना आंसर रेडी कर लो। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कि मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। इसका मतलब यह है कि आप फंडामेंटल लॉ या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या चेंज करते हो, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोल दिया जाता है। ये जो प्रोविजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत आपको देखने को मिल जाएगा, ये हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहां से लिया है हमने? ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रख लेना भाई, ये कई बार पूछा जा सकता है।
इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि इसको अमेंड भी किया जा सकता है, पर इतना ज्यादा भी अमेंड नहीं कर सकते हो कि उसकी बेसिक आइडिया ही खत्म हो जाए। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड। इसका मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि आप मन में आए जो चेंज कर सको, या फिर इतना भी रिजिड नहीं है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो दोनों के अंदर आपको एक सिंथेसिस देखने को मिलेगा, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात आए, अमेंड करने की बात आए, तो इसमें मेजर पावर किसके हाथ में है? देखो, मेजर अथॉरिटी है वो आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, बशर्ते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े नहीं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन्ड नहीं है, ध्यान रखना भाई, पूछा जाता है इसके बारे में। 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पार्लियामेंट के पास में नो डाउट ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं, पर वो जो अमेंड करने की पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा, आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 के तहत इसके प्रोविजन मिल जाते हैं, और आर्टिकल 368 को भी अगर चेंज करना हो, क्योंकि ये भी तो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट ना, तो भी आर्टिकल 368 को ही यूज किया जाएगा। और ऐसे में आप 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इन दोनों के आधार पर देख सकते हो कि आर्टिकल 368 को भी एक दो बार चेंज किया जा चुका है, उसमें भी कुछ अपडेट्स किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, उस प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला काम तो क्या है, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा। फिर सवाल यह आता है कि लोकसभा में आएगा कि राज्यसभा में? सिंपल सी बात है, दोनों हाउसेज में किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरी बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की पावर क्या गवर्नमेंट के लोगों के पास ही है या फिर दूसरे जो एमपीज हैं उनके पास भी है? देखो जी, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मिनिस्टर भी आगे आ सकते हैं। मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट का पार्ट, और प्राइवेट मेंबर मतलब जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट वो एमपी है, तो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। इसके अलावा क्या इसके लिए क्या प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है? पहले से प्रेसिडेंट की असेंट की जरूरत होती है? नहीं। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में वोटिंग हो जाए, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाता है साइन के लिए, असेंट के लिए। तो यहां पर कोई प्रायर परमिशन का प्रोविजन नहीं है। तभी तो देखो आप कि प्रेसिडेंट प्राइवेट मेंबर है ना, वो भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर पा रहा है ना। प्राइवेट मेंबर का मतलब मैं फिर से बता दूं, वो एमपीज जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी की क्यों ना हो, पर वो सरकार का हिस्सा नहीं है, मिनिस्टर नहीं है ना, तो इस तरीके से वो हो जाते हैं प्राइवेट मेंबर। अब हम बात करते हैं, जब इंट्रोड्यूस हो गया बिल, दोनों हाउसेज में सेपरेट सारा काम चलेगा। अब उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के लिए हमारे पास में मेथड्स अवेलेबल है। पहला मेथड, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो वो होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर। इसका मतलब सिंपल है, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और दूसरा होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है कि जितनी हाउस की मेंबरशिप है, जैसे लोकसभा है कितनी सीटें हैं, राज्यसभा है कितनी सीटें हैं, उनका 50% निकाल लो, और 50% से एक ज्यादा, मोटी मोटी बात करें, है ना, तो उतने लोगों की आप वोटिंग करवा दो। अगर इतने लोगों की वोटिंग प्लस में आ रही है, मतलब आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला काम हो गया। एंड, प्लस का मतलब होता है एंड, मतलब इसके अलावा आपको यह भी करवाना पड़ेगा कि कितने लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। अब मेंबर्स तो सारे के सारे एनी टाइम प्रेजेंट नहीं होते ना, ठीक है, तो वहां पर कितने लोग प्रेजेंट हैं, उन लोगों में से कितने लोग वोट कर रहे हैं। जितने लोग वोट कर रहे हैं ना, उसका 2/3 मेजोरिटी आपको और लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी क्या कह रहा है कि अगर किसी हाउस की स्ट्रेंथ की हम मोटी बात करें, तो भाई सीधी बात है, 250 के लगभग, आप मोटी मोटी बात कर लो ना, 245 आपकी राज्यसभा की स्ट्रेंथ है। ठीक है, एक बार अगर फिगर मोटा मोटा हम लेके चले, तो 245 की अगर बात करें, तो आपको टोटल हाउस की टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1 आपको लेना है, या 50% से ज्यादा लेना है, तभी मेजोरिटी होगा। तो ऐसे में कितना चाहिए आपको? 2113, 1123, 43, हाँ, 123 आपको चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, 123 हो गया ना, 123 को डबल बार मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 246 हो जाएंगे। अब 246 को आप डिवाइड कर लो 2 से, तो आपका 123। 123 अगर फेवर कर गए, इसका मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई कि नहीं। अब आप बोलोगे कि 123 इधर आ गए, तो उधर कितने बच गए? आपके 122 ही तो बच गए इफेक्टिवली। इसका मतलब मेजोरिटी इधर आ गई अपने आप ही। बोल क्या रहा हूं मैं इफेक्टिवली? 50% प्लस 1, मतलब आधे, आधा जो पूरा हाउस की स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा ज्यादा,
ठीक है, अब वो थोड़ा ज्यादा कितना हो सकता है, अब वहां पर आधा एमपी, पूरा आधा एमपी, पौन एमपी, ये तो हो नहीं सकता, तो 123 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ आपके पास में हो तो आपके पास बात हो गई। ठीक है, तो ये टोटल मेंबरशिप जितनी है हाउस की उतनी स्ट्रेंथ मिल गई, 50% प्लस 1, ये तो हो गई आपकी एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फिर आप ले लो प्रेजेंट ऑन वोटिंग। मान लो वहां पर बैठे हैं 200 लोग और 200 में से केवल 150 लोग ही वोट देना चाहते हैं। सिंपल सा बात है, कोई जरूरी थोड़ा ना 245 के 45 लोग ही सारे एक साथ पूरी हाउस की मीटिंग में बैठे हो। तो 200 लोग बैठे हैं, तो 200 लोगों में से वोट देने के इंटरेस्ट में आ रहे हैं केवल 150 जने, तो 150 जनों का वोट लिया जाएगा। फिर उसमें देखा जाएगा कि टू थर्ड का मतलब 150 का टू थर्ड कितना हो गया भाई, 100 वोट्स मिल रहे हैं कि नहीं। ये दोनों चीजें जब फुलफिल होगी, इसका मतलब स्पेशल मेजोरिटी आपकी हो गई क्लियर। दोनों हाउसेस, दैट मींस ये तो हमने एग्जांपल लिया राज्यसभा का, लोकसभा का भी सिमिलर प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा वहां के हिसाब से। और ध्यान रखें कि अगर मान लो कि राज्यसभा ने बिल को यस कह दिया, नहीं, राज्यसभा ने बिल को यस कह दिया, मान लो कोई प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था ये, है ना, और लोकसभा ने बोल दिया नो, तो ऐसे में आप यहां पर ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ जी ज्वाइंट सिटिंग करवा दो दोनों हाउसेस की और वहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को हम एकदम रिजॉल्व कर सकते हैं। ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात आए, ये बात हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद में अगर ये तो स्पेशल मेजोरिटी तो होगी आपकी वो इश्यूज जिनमें फेडरल एस्पेक्ट नहीं है, बट अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट हम देखेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पर अगर मुद्दा फेडरल इश्यू से रिलेटेड है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जीएसटी जब लागू किया गया था तो उसका जो बिल था ना, उसको पारित करवाने में फेडरल एस्पेक्ट था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वही सारा प्रोसेस, बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या देखा जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से तो पार्लियामेंट में काम होगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया क्या प्रोसेस होता है दोनों हाउसेज में सेपरेटली। और उसके अलावा जितने हमारे टोटल स्टेट्स हैं उनमें आधी स्टेट्स, अगर 28 स्टेट्स है ना, तो 14 स्टेट्स के पास में वो बिल जाएगा और वहां जाकर के उन 14 स्टेट्स की विधानसभाओं के अंदर, जो उनकी विधानसभाएं हैं उनके अंदर, विधायिका है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर वहां पर अप्रूवल लिया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट में से कितने लोग वोट दे रहे हैं, उसका 50% प्लस 1, समझ रहे हो, उसका 50% प्लस 1। तो यहां पर आप देखोगे कि सिंपल मेजोरिटी से उन 28 स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स में से जिस दिन 14 स्टेट्स की लेजिस्लेचर ने यस कह दिया, उस दिन वो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था वो पारित कंसिडर कर लिया जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन हो गए तो वो एक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में अमेंड या फिर हम कहें मेजोरिटी की जब बात आती है तो हमारे पास में कई मेथड्स हैं मेजोरिटी के, वो हमें समझना जरूरी है, जो कि मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा। पहले आगे देख लेते हैं कि मान लो कि फेडरल प्रोविजन है, उससे रिलेटेड स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने पारित कर दिया और 50% स्टेट्स ने सिंपल मेजोरिटी से पारित कर दिया। सिंपल मेजोरिटी का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, राइट। अब आप देखो ये बिल जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट अगर उस बिल को एसेंट दे देते हैं, अपनी अप्रूवल दे देते हैं, तो भाई वो बिल है वो एक्ट बन जाएगा और उस बिल के अंदर जो कुछ भी प्रोविजन है, जो उस एक्ट में प्रोविजन है वो लागू होने शुरू हो जाएंगे। फिर उससे रिलेटेड रूल्स हैं वो फिर बाद में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बनाती रहेगी, पर एक्ट बन गया इसका मतलब अब वो लागू होने की क्षमता डेवलप कर चुका है। अब ये देखो जो 24th अमेंडमेंट आया था ना 1971 में, उसमें क्या किया गया था कि भाई आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया, मैंने ऑलरेडी बता दी ये बात आपको। तो उसमें क्या प्रोविजन कर दिया कि प्रेसिडेंट के पास में अगर पार्लियामेंट के द्वारा पारित करने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट को केवल और केवल साइन करने हैं, मना नहीं कर सकते। यहां पर ये ऑब्लिगेशन डाल दिया प्रेसिडेंट पे इस अमेंडमेंट के आधार पर। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट नहीं दे रहे हैं, अपनी अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, होल्ड पे कर लिया उस बिल को, या फिर उस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट को भेज दिया कि एक बार रिकंसिडर करो, कुछ एरर्स उसमें रह गई हैं। ये प्रेसिडेंट के पास में अथॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट को फाइनली एसेंट देनी ही रहती है। इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया और अगर फेडरल रिलेटेड प्रोविजन है तो कहीं ना कहीं फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स ने अपना काम कर दिया और प्रेसिडेंट को फिर वहां पर अप्रूवल अपनी देनी ही होती है क्योंकि ऑब्लिगेटरी है, तो ऐसे में वो एक्ट बनेगा ही। क्लियर है बात, ध्यान रखें
कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड जो काम है वो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है। कहीं पर भी स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं दी है हमारे देश के अंदर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के प्रोविजन कर सकें या बिल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर सकें। समझ गए बात को? अब हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से पारित हो सकते हैं। अब देखो, सिंपल मेजोरिटी और ये डिफरेंट मेजोरिटीज हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मेजोरिटी के कई तरीके हैं, जिनमें एक तो आता है आपका सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब एक ही है कि जितने भी हाउस के मेंबर्स है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। आपको यह देखना है कितने लोग प्रेजेंट हैं। जो लोग प्रेजेंट है वो सारे तो वोट देंगे नहीं, और उनमें से कितने लोग वोट दे रहे हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसका आपके पास में 50% +1 होना चाहिए। समझ गए? अब लोकसभा की स्ट्रेंथ तो 550 के लगभग है, आपका 543 है अभी करंटली देखी जाए तो। 543 के 43 नहीं है, बट अगर वहां पर 100 आदमी 150 आदमी बैठे हैं और उनसे वोटिंग करवाई जाए तो प्रेजेंट एंड वोटिंग देखी जाएगी, तो वो हो जाती है सिंपल मेजोरिटी कि हाँ, सिंपल कितने लोग बैठे हैं बता दो भाई, मेजोरिटी वोट दे दो अपने हिसाब से। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसको बोलते हैं हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% +1। जैसे मैंने आपको राज्यसभा वाला केस दिया था, 245 सीट्स हैं, उसको आपने डिवाइड किया कितने 2 से 50% निकालने के लिए, फिर उसमें 1 ऐड कर दो तो आपका लगभग 123 आ जाएगा। तो 123 वोटर्स फेवर आएंगे तब आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी, राइट। फिर आती है आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, फिर आपकी आती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो आपने कैलकुलेट कर ली वो, और जो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका 2/3, इसका मतलब 67% फेवर में आना चाहिए। तो ये चीजें हो जाएंगी तो आपका स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा। और अगर यही मामला फेडरल इशू से रिलेटेड है तो स्पेशल मेजोरिटी तो पार्लियामेंट में होगी, सेपरेट सेपरेट दोनों लोकसभा राज्यसभा की, प्लस आपको 50% स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और वो स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल किस फॉर्म में होगा, सिंपल मेजोरिटी के आधार पर। समझ गए होंगे आई गेस ये चीजें आप आराम से। अब देखो, सिंपल मेजोरिटी के आधार पर कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है, मैंने बता दिया आपको। दूसरा, ये एक तरीके का ऑर्डिनरी लॉ, जैसे साधारण कानून कोई बनाना हो ना, वैसे ही काम करने का तरीका है। इसमें आर्टिकल 368 का कोई प्रोविजन नहीं आता है, मतलब ये आर्टिकल 368 के अलावा चेंजेस की बात हो रही है। आर्टिकल 368 में तो स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करते हैं, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि नया स्टेट बनाना है, खत्म करना है, स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, तो आर्टिकल 2 और 3 सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। सेकंड शेड्यूल में चेंजेस करने हैं, अबॉलिशन और बनाना या खत्म करना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद होती है स्टेट्स में, उसको भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है पार्लियामेंट। सिमिलरली पार्लियामेंट में जो हाउसेस की कोरम है, जैसे हम लोकसभा की बात करें तो भाई उसमें 1/10 की बात होती है। 1/10 का मतलब क्या है कि कम से कम 10% मेंबर्स तो हैं वो इकट्ठा होंगे, तब जाकर के मीटिंग स्टार्ट होगी, सेशन स्टार्ट होगा, या मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो उसको भी चेंज करने का प्रोविजन अगर करना है, आर्टिकल 100 के अंदर जो प्रोविजन दिए उसको चेंज करना है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। सिमिलरली एमपीज की सैलरीज अलाउंसेज है, उनको चेंज करना है, सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 105 जहां पर एमपीज के लिए जो प्रिविलेजेस दी हुई है उनको चेंज करना है, वो भी सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 5 से 11 जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है ना, आपका पार्ट सेकंड जो है उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 की बात करें तो वो क्या है, सिंपल मेजोरिटी से हो रखा है वो काम, है ना। इसी तरीके से पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शंस होते हैं, उनके इलेक्शन के जो तरीके होते हैं उनकी बात करें तो वो भी चेंज अगर करना हो, इस पर भी कुछ एक्शन लेना हो, वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। सिमिलरली आपकी जो शेड्यूल्स हैं, 5th शेड्यूल जो कि आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में है, और 6th शेड्यूल जो कि एटीएम मशीन से रिलेटेड है, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, वो आर्टिकल 244 के अंडर में है, तो उसको भी अगर चेंज करना हो तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। तो देखो, ये आप यहां पर देखो, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, या फिर वो सारे प्रोविजन जो कि सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकते हैं, एंड सिंपल स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट से हो सकते हैं। उनको छोड़ करके जितने भी मुद्दे रह गए ना, उन सबको आप इजीली
स्पेशल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बता दी क्या होती है। तो बी तरीके का ये हो गया। अब आ जाओ सी कैटेगरी में, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। इनमें क्या क्या है, फेडरल इश्यूज आएंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका, आर्टिकल 54 55 में कोई चेंज करना हो तो भाई ये प्रोसेस आपको फॉलो करने का। स्पेशल मेजोरिटी आपको पार्लियामेंट में चाहिए होगी, दोनों हाउसेस की सेपरेटली, प्लस आपको हाफ स्टेट से अप्रूवल चाहिए होगा। इसके अलावा यूनियन और स्टेट की जो पावर है उसको चेंज करना चाहते हो, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 124 आर्टिकल 214 में चेंज करना चाहते हो तो आपको ये प्रोविजन, ये तरीका लेना पड़ेगा। इसके अलावा यूनियन और स्टेट की जो पावर्स हैं, अगेन वही बात है, फेडरल के अंदर क्या है, यूनियन और स्टेट की रिलेशनशिप, उसमें चेंज करने की कोशिश करो। जीएसटी काउंसिल में कोई चेंजेस करने, क्योंकि जीएसटी लाया गया था, मैंने बताया आपको, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट्स। इसके अलावा 7th शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट दी हुई है हमारे पास में, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। इनके अंदर अगर आप चेंज करना चाहो, यूनियन लिस्ट फर्स्ट है, स्टेट लिस्ट सेकंड है, कॉन्करेंट लिस्ट थर्ड है, इनमें अगर चेंजेस करना चाहो तो अगर आपको करना पड़े तो फिर वही है, फेडरल एस्पेक्ट आ गया, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, पावर को वेरी करने की कोशिश कर रहे हो तो स्टेट्स का अप्रूवल जरूरी हो जाता है। स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और आर्टिकल 368 को खुद को भी अगर चेंज करना चाहते हैं, जो कि 2 बार किया जा चुका है, 71 में और 76 में, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ में 50% या फिर आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिनमें बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमें ध्यान रखने हैं। चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इसमें क्या प्रोविजन किया है, इसमें देखो एक तो SC STs है ना, उनके रिजर्वेशन की बात की गई थी कि हाँ भाई सोशली इकोनॉमिकली जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आगे लाने के लिए हमें सपोर्ट देना होगा, तो रिजर्वेशन। दूसरा क्या किया इसमें कि शेड्यूल 9 है ना वो ऐड कर दी थी कि भाई कई बार गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की जमीनें और ये लेने की जरूरत पड़े तो वहां पर इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं अपनी जमीनों के अधिकार को लेकर के, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के, आर्टिकल 31 को लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कानून जिनके तहत लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उन कानूनों को 9th शेड्यूल में डालने की बात की गई और 9th शेड्यूल को रख दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू से दूर है। अब जुडिशरी एक बार 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ अगर एंटर हो गया तो उसको फिर जुडिशरी देख नहीं सकेगी। तो एक तरीके से ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम किया। तो आर्टिकल 31 के अंदर आर्टिकल 31A और 31B ऐड कर दिया गया था आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की इंट्रोडक्शन भी फर्स्ट अमेंडमेंट के आधार पर हुई थी। किस किस आधार पर, अगर आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हुए पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और ऑफेंस को इंसाइट करने का काम करते हो तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेगी, आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। समझ गए, ये चीज हो गई। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या कह दी कि अगर किसी भी बिजनेस को गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज किया जाता है, इसका मतलब सरकार की अथॉरिटी उसके ऊपर बढ़ाई जाती है, तो वहां पर नो डाउट राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस का वायलेशन हो रहा है, तो बोलो उसको इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये एक सोशलिस्ट अप्रोच थी जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू हो गया था। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत किए गए थे। फिर आ जाओ आप, सीधा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 7th अमेंडमेंट। 7th में क्या था कि देखो हाई कोर्ट से, आप सीधी बात है, 7th में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा था। तो ऐसे में पहले जो डिफरेंट क्लासेस थी स्टेट्स की, टोटल 4 ABCD, उनको तो खत्म किया। अब स्टेट्स और यूटी बना दिए, स्टेट बन गए 4 और यूटी बन गए 6। अब सीधी बात है, सबके लिए अलग अलग हाईकोर्ट स्टैब्लिश करना मुश्किल था, तो हाईकोर्ट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन था वो यूटीज तक एक्सपेंड कर दिया, जो आज तक भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनियन टेरिटरी, दिल्ली को छोड़ दो, बाकी सभी यूनियन टेरिटरीज अपने पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट से कंसर्न रखती हैं, राइट? ठीक है। इसके अलावा एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट की बात भी इसी अमेंडमेंट के तहत हुई थी, क्योंकि अब लोड बढ़ेगा हाईकोर्ट के अंदर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कि 2 स्टेट्स के लिए ज्वाइंट हाईकोर्ट भी अगर स्टैब्लिश करना पड़े, कॉमन हाईकोर्ट, तो उसका प्रोविजन भी आपको 7th अमेंडमेंट के तहत देखने को मिलेगा। फिर आ जाओ 9th में, जो 1960 में किया गया था। उसमें यह किया गया कि 1958 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब इंडिया और पाकिस्तान कौन सा, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है,
उसमें बॉर्डर एरियाज को लेकर के सेटलमेंट हुआ था, जिसमें इंडिया ने अपना बेरूबारी यूनियन जो है, जो वेस्ट बंगाल में हुआ करता था, वो पाकिस्तान को दिया था। तो इस तरीके से मोटी बात करें तो यहां पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए हमने हमारी टेरिटरी को ससेड किया, छोड़ा, दूसरे देश को दिया, राइट। फिर आ जाओ 14th अमेंडमेंट के आधार पर 1962 की बात करें तो उसमें पुदुचेरी को इंडियन यूनियन में हमने ऐड कर लिया और हमने डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बनाई जिनके अंदर हमने लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन किया। वो टेरिटरीज कौन सी थी, कौन सी यूटीज थी? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी, ये आप आ गए। फिर आ जाओ 24th अमेंडमेंट, जिसके तहत मैंने बोला कि आपका 368 आर्टिकल है, उसमें भी चेंजेस किए गए, है ना। उसमें क्या प्रोविजन कर दिया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये हमने ऑलरेडी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो डिबेट है उसमें देखा था किस तरीके से कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट वर्डिक्ट्स को ओवरकम करते हुए ये अपनी तरफ से काम किया कि भाई पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर पास होकर के पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास जाए तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही है। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। फिर आता है 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें जो प्रीवी पर्स था या फिर जो भी राजघराने या फिर हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इंटीग्रेट करके हमने इंडिया बनाया, तो उनको शुरुआत में देखो कुछ आप कह सकते हो कि एडिशनल सपोर्ट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको विड्रॉ कर लिया। उसमें ये कह दिया कि भाई अब आपको ज्यादा आपका राजघराने के नाम पर जो भी फैसिलिटीज मिल रही है वो अब आपको फर्दर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस का एंड, आर्टिकल 26th अमेंडमेंट 1971। फिर आ जाओ 35वां अमेंडमेंट 1974। इसमें यह था सिक्किम को जोड़ने से रिलेटेड। देखो सिक्किम की जनता है ना, वो चाहती थी कि भाई हम इंडिया से जुड़ जाएं, तो ऐसे में सिक्किम को पहले तो एसोसिएट स्टेट बनाया और अभी तक आपको पता फर्स्ट अमेंडमेंट के आधार पर केवल 9 शेड्यूल ही हमारी बनी थी। अब सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए और 10th शेड्यूल ऐड कर दी गई, राइट। अब ये मत बोलना कि 10th शेड्यूल तो सर एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो तो बाद में बनेगी, अभी तो 10th शेड्यूल अभी बनी है। फिर उसके बाद में 36वां अमेंडमेंट हुआ 1975 में, है ना। सिक्किम को अब हमारी यूनियन का फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया और ये जो 10th शेड्यूल थी ना इसको कर दिया खत्म। अब वापस से कितनी शेड्यूल्स हो गई? 9 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आ जाओ आप 39th अमेंडमेंट 1975 में आ जाओ। इसमें क्या प्रोविजन किया गया? ये समय था इमरजेंसी का, और इमरजेंसी के टाइम पे आपको पता ना इंदिरा गांधी की जो मेंबरशिप थी, ठीक है, एमएलए के तौर पे, वो कहीं ना कहीं खतरे में जा चुकी थी। तो उस चीज को इम्यून बनाने के लिए कि कोई इंदिरा गांधी की मेंबरशिप को खत्म ना करे, तो उसके लिए एक हॉलिस्टिक बिल इंट्रोड्यूस होता है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। उसमें क्या प्रोविजन कर दिए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनका इलेक्शन हो जाए ना, तो बोला उसमें जो कुछ भी हो गया वो पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंसी है और उससे रिलेटेड मुद्दा कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये जो चीज थी ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गजब की हो गई थी। इंदिरा गांधी खुद को इम्यून करना चाह रही थी उस टाइम पे। ये हुआ आपका 39वां अमेंडमेंट के आधार पर। फिर 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ध्यान रखें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अभी जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हम उन पे ध्यान दे रहे हैं, फिर विद द टाइम आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को हम बार बार कोट करेंगे कि ये चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था। अभी फिलहाल की बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या क्या चीजें हुई थी। तो पहले तो ये कि प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए जो ऑलरेडी हमने अच्छे से बात कर ली, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये ऐड हुआ पार्ट 4th में। और फिर नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए। एक तो था हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39, एक इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, एक पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A। तो इस तरीके से ये कई डीपीएसपीज भी ऐड हुए, तो ये ध्यान हमें रख लेना है। इसके अलावा आगे चलते हैं। फिर जो कुछ भी इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे इमरजेंसी पीरियड में हुआ है ना 42nd अमेंडमेंट में, या फिर आप कह सकते हो उसके पहले के भी जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे उनको फिर करेक्ट करने का काम किया 44th अमेंडमेंट ने, जब मोरारजी देसाई की लीडरशिप में जनता पार्टी सरकार आई। तो उन्होंने क्या क्या काम किया? सबसे पहला काम तो ये किया
कि जिस आधार पर इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी उस आधार को ही बदल दिया। उसमें आर्टिकल 352 में लिखा हुआ था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या था, उस मतलब को बड़े गजब तरीके से यूज किया गया। तो अब उस इंटरनल डिस्टर्बेंस को एलिमिनेट करके और नाम लिख दिया आर्म्ड रिबेलियन। अगर हथियारबंद क्रांति हो तभी इंटरनल इश्यूज के चलते नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत पे लगाई जाएगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या कह दी कि कैबिनेट के द्वारा जब लिखित में रिकमेंडेशन दी जाएगी प्रेसिडेंट को तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। यह बड़ी गजब की बात है। लिखित में क्या हुआ कि भाई सीधी बात है, ऐसे तो क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम काम किया करता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट पे दबाव बना दे कि भाई आप तो इमरजेंसी लगा दो, तो भाई लिखित में दे दो, आप एक काम करो, इससे क्या होगा हमारे पास में प्रूफ रहेगा प्रेसिडेंट साहब के सामने, कोई इश्यू आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोविजन कर दिया गया। अब आप यहां पर क्या देखते हो कि वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट है। तो ऐसे में आपसे कोई पूछे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कैबिनेट का मेंशन था, आपका आंसर होना चाहिए नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही मेंशन है। कैबिनेट नाम जो है ना, ये वर्ड ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 44th अमेंडमेंट के आधार पर। कैबिनेट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो एकदम टॉप लेवल के यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बात होती है, जो कि नीचे 10-15 या 8-10 समथिंग फिगर होता है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग, राइट। तो वो लोग मिलकर के बनते हैं काउंसिल, कैबिनेट आपका, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ब्रॉडर टर्म है ही, जहां पर स्टेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट वर्ड ऐड किया गया और बोल दिया कि भाई लिखित में आप बोलोगे ना तो ही काम होगा, अदरवाइज आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं और मेंशन कर दी। इसके अलावा आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको खत्म करके एक फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300 ए ऐड कर दिया और उसको बना दिया एक लीगल राइट। और एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कर दिया कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, पर्टिकुलरली इंटरनल इश्यूज को लेकर के, तो अगर हम बात करें, वैसे देखा जाए ओवरऑल ही देख लो, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट भी हो, एग्रेशन हो, किसी देश से लड़ाई युद्ध चल रहा हो, तो भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो तो कंटिन्यू करेंगे, उनको आप नहीं रोक सकते। नहीं तो किसी इंडिविजुअल को बिना पूछे ही आप अरेस्ट करके डाल सकते हो जेल में यार, है ना। और राइट टू लाइफ से ऊपर कोई चीज हो सकती है क्या? वो चीज यहां पर 44th अमेंडमेंट में फाइनल कर दी। फिर आता है आपका 52वां अमेंडमेंट 1985 का। उसमें ये आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि भाई सीधी बात है, जिस पार्टी की सीट पे आप जीत के आए हो ना बेटा, उसी सीट के ऊपर आप कंटिन्यू करो, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप बड़ा ग्रुप बनाओ, तब जाकर के आप स्विच कर सकते हो। इस चीज को हम और आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से डिफेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ी सरदर्दी रहती है। एकदम से पता पड़ता है कि सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी की सीट पे आपने चुनाव लड़ा, देखा चुनाव होने के बाद में कि भाई आपकी पार्टी सरकार नहीं बना रही है, तो आप क्या करोगे, चेंज कर लोगे अपनी पार्टी, दूसरी पार्टी में चले जाओगे जीतने के बाद। तो जनता के साथ तो धोखा हो गया और उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ धोखा हो गया। तो उसको रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था 42nd अमेंडमेंट के आधार पर। और अब एक और नई 10th शेड्यूल ऐड हो गई, वो पुरानी सिक्किम वाली तो खत्म हो ही गई थी ना, अब 10वीं शेड्यूल ऐड कर दी गई। फिर आता है 61st अमेंडमेंट। इसमें यह था कि जो वोट देने की उम्र है उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। फिर 69th अमेंडमेंट आया, उसमें दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली नाम दे दिया गया और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी स्टैब्लिश कर दी जिसमें 70 मेंबर होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसमें 10%, इसका मतलब 7 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए डेडिकेट कर दी। इसका मतलब थोड़ा सा और ऑटोनॉमी दिल्ली के हाथ लग गई। फिर 73rd अमेंडमेंट आता है 1992 में। इसमें क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। एक नया पार्ट ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9th, नाम है उस पार्ट का द पंचायत। और इसके प्रोविजंस को पूरा डिटेल में देखें तो वो डाल दिया आपका 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल के अंदर टोटल 29 डिफरेंट आइटम्स और सब्जेक्ट्स और वी कैन से फंक्शंस हैं जो कि पंचायत के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, वो मेंशन्ड है। तो कुल मिलाकर के 73rd अमेंडमेंट जो था वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर गया। इसी के बाद में फिर 74th, ये भी क्या था, ये शहरों के लिए था। यहां पर
पार्ट 9th ए ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, नाम दे दिया गया द म्युनिसिपैलिटीज, और इसके लिए जो डिटेल्ड एक प्रोविजन किया गया जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंशन करने थे कि हाँ भाई म्युनिसिपैलिटीज जो है वो कैसे काम करेगी, किन एस्पेक्ट्स पे काम करेगी, तो उसके लिए 12th शेड्यूल भी ऐड कर दी जिसमें 18 आइटम्स ऐड किए गए। तो इस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज को भी आपने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया 74th अमेंडमेंट के आधार पर। फिर आ जाओ आप 84th अमेंडमेंट में 2001 में, इसमें लोकसभा की सीटों को रीएडजस्ट किया गया। ठीक है, ये रीएडजस्ट करने से रिलेटेड एक्सटेंशन दे दिया। कहने का मतलब पहले तो इंदिरा गांधी के समय पर ये फ्रीज कर दी थी कि 1971 की जनगणना उसके हिसाब से ही लोकसभा की सीटें वो फिक्स हैं। फिर उसके बाद में 2001 में वो टाइम पूरा हो रहा था, तो ऐसे में फिर 2000 के टाइम पर ये बिल जो है दोबारा लाया गया, अमेंडमेंट किया गया कि 2026 में रीएडजस्टमेंट करेंगे। अब आपको पता है नई लोकसभा बन चुकी है, 2026 एक साल 2 साल बाद में है ही, तो वहां तक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सीट्स रीएडजस्ट होंगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हद तक बढ़ चुकी है, डेमोग्राफी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई हमारी 2001 के अमेंडमेंट तक। मतलब हमारे यहां पर 2026 में अगर फर्दर एक्सटेंशन ना दिया जाए तो लोकसभा की सीटों का अलोकेशन चेंज होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीटों का अलोकेशन चेंज होगा, नंबर्स चेंज होंगे। ठीक है, फिर आता है 86th अमेंडमेंट 2002। इसमें हमने ऑलरेडी बात कर लिया फंडामेंटल राइट्स में कि आर्टिकल 21A आपने जोड़ दिया और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट बना दिया। और आर्टिकल 45 को भी आपने चेंज किया, जिसमें पहले ये प्रोविजन था कि स्टेट जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, तो व्यवस्था तो कर दी ना। अब उसमें क्या चेंज कर दिया, 45 के लिए बोल दिया कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए अच्छी चाइल्ड केयर और उनके एजुकेशन की और उनकी ग्रोथ की फैसिलिटीज डेवलप करेगा स्टेट। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। इसके अलावा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनके अंदर एक और ड्यूटी ऐड कर दी जो हमने वीडियो में अच्छे से देख लिया प्रीवियसली कि आर्टिकल 51A के अंदर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कि हाँ भाई जो भी सिटीजन है इंडिया के वो अपने बच्चों को अपने वार्ड्स को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे, उनकी उम्र 6 से 14 साल की है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। चलो फिर 89th अमेंडमेंट आता है 2030 में। इसमें क्या है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ना, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको सेपरेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338 के आधार पर हो गया और दूसरा कमीशन आपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट कर दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338A। फिर आ जाओ आप 97th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इसका मतलब एक और डेमोक्रेटिक अप्रोच, जहां पर जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास पैसा कम है वो इकट्ठा होकर के कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे। बेस्ट एग्जांपल एक अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का उठाओ तो देखो यार अमूल का ब्रांड आप देख सकते हो, है ना। तो ये चीज यहां पर हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। तो इसमें क्या क्या चीजें की, एक तो आर्टिकल 19 में आपको राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट के तौर पर डेवलप कर दिया। दूसरा नया डीपीएसपी आपने ऐड कर दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलप करने में प्रमोट करने में स्टेट अपने एफर्ट्स डालेगा। और फिर आपने एक नया पार्ट जोड़ दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या था वो पार्ट, पार्ट 9th बी। पार्ट 9th तो क्या था आपका, मैंने बताया आपको, पार्ट 9 था पंचायत से रिलेटेड। पार्ट 9th ए क्या गया, म्युनिसिपैलिटीज, द म्युनिसिपैलिटीज। और पार्ट 9th बी क्या गया, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, फिर आपका 99th अमेंडमेंट आता है। इसमें क्या था कि भाई बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो एक्सक्लूसिवली या मोटी मोटी बात करें तो जुडिशरी अपने हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट करती है। तो यहां पर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए और एक बैलेंस बनाने के लिए एक अमेंडमेंट लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें यह प्रोविजन था कि भाई बात ऐसी है कि क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो हायर जुडिशरी है उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक ऐसा पैनल कॉन्स्टिट्यूट कर दें, ऐसा कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स मतलब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, ऑपोजिशन का पार्टिसिपेशन और जो जुडिशरी उसका पार्टिसिपेशन, और फिर वो नाम फाइनल करे। बट इस चीज को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का फॉर्मेशन का जो प्रोविजन था उसको। और क्या कहा कि देखो आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी ये कहता है कि पावर सेपरेशन, दैट मींस तीनों जो ऑर्गन्स हैं डेमोक्रेसी के, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में पावर सेपरेशन होना चाहिए। और अगर यहां पर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट के समय एग्जीक्यूटिव का या फिर पार्लियामेंट का रोल आ जाता है तो ये पावर सेपरेशन का प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा।
और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो ऐसे में फिर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है जी। फिर आ जाओ आप 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ये लैंड बाउंड्री एडजस्टमेंट था बांग्लादेश के साथ में एनक्लेव्स को लेकर के। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ जमीनें ऐसी थी जो थी तो इंडिया में, पर वो टेरिटरीज थी बांग्लादेश की, वहां पर रहने वाले लोग थे बांग्लादेश के, पर चारों तरफ से घिरे हुए हैं इंडिया की जमीन से। कितनी प्रॉब्लम आती। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद इंडियंस, जो इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे, पर वो चारों तरफ से घिरे हुए थे बांग्लादेश की जमीन से। तो ऐसे में वो सेटलमेंट कर दिया कि बांग्लादेश के पास में जो जमीन है वो बांग्लादेश वाला रख ले, इंडिया के पास में जो जमीन है वो इंडिया रख ले, और वहां पर रहने वाले लोगों को फ्रीडम दे दे कि भाई आप बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हो कि इंडिया के साथ जाना चाहते हो, आपकी जो चॉइस है वो डिसाइड कर लो। राइट। तो ये लैंड बाउंड्री एडजस्टमेंट था। फिर 101वां अमेंडमेंट था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड, जो कि 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ। फिर 102वां अमेंडमेंट आया जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको बनाया गया। फिर 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2009 में, इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। 104वां आया गया, उसमें एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में उसको एक्सटेंड किया गया और लंबे समय के लिए। और सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब भी हुआ है ना, तो ये रिजर्वेशन एससी एसटी रिजर्वेशन के रिलेटेड ही रहा है। फिर आ जाओ 105वां अमेंडमेंट की बात करें, तो इसमें यह कह दिया कि स्टेट्स जो हैं वो अपने लेवल पे सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई लिस्ट तैयार करना चाहे, कोई क्राइटेरिया डेवलप करना चाहे, तो उनके ऊपर यह ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी कि वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कंसल्ट करें। अपनी लोकल एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये नेशनल लेवल के लिए काम करेगा, ये बात कर दी 105वें अमेंडमेंट में। फिर 106वां अमेंडमेंट जो अभी लेटेस्ट आया है, जिसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया था, है ना, चुनाव से पहले, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात कर दी लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। राइट। जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन चल रहा है एससी एसटीज के लिए, है ना, जो एससी एसटीज के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन चल रहा है उसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें डाल दी। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर कैटेगरी के अंदर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी। राइट। तो इस तरीके से ये हो गया 106वां अमेंडमेंट। अभी तक के टोटल ये इतने अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देख लिए। अब देखो यहां पर बात आती है कि अमेंडमेंट करने की पावर तो चलो ठीक है हमने बात कर ली कि पार्लियामेंट के पास है, पर वो अमेंडमेंट सही है कि गलत है ये कौन देखेगा। इसके लिए देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को बहुत बढ़ा करके दिया हुआ है, वास्ट पावर्स है, और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा, है ना, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, तो उनका प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा भाई, गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट का, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। ठीक है। अंबेडकर जी के हिसाब से सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आत्मा। तो उसके आधार पर देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में आया कि भाई चेंज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, पार्लियामेंट को कहा कर सकते हो, बट उतना ही करो जितना कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आइडिया को खत्म ना करें। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर अल्ट्रा वायरस है या फिर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए क्या बोलते हैं हमारे यहां पर सोवरन पार्लियामेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी, इसका एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं। अब देखो दोस्तों हमने क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद में हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि 44th अमेंडमेंट के आधार पर यह साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि जब तक कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं देगा, अब यहां पर कैबिनेट की अगर बात आए ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार कहीं पर कैबिनेट वर्ड है ना वो देखा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी लगाएंगे जब उनके पास में लिखित में रिकमेंडेशन आएगी कैबिनेट की तरफ से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बोला है, कैबिनेट मतलब स्पेसिफिकली वो गिने चुने यूनियन मिनिस्टर्स जो बिल्कुल पावरफुल है, राइट, तो उनके द्वारा रिटर्न रिकमेंडेशन आएगी तब। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, क्या इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर ही लगाई जा सकती है? अरे भाई फिर ये फर्स्ट वाला जो अमेंडमेंट की हमने बात की है किस बारे में था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल एक तरीके की इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर के इमरजेंसी लगा दी थी, तो वर्ड चेंज कर दिया गया इंटरनल इमरजेंसी को
आर्म्ड रिबेलियन, इसका मतलब केवल आप एक्चुअल एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की परिस्थिति में ही केवल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, अगर आर्म्ड रिबेलियन भी हो जाता है इंटरनली तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो दोनों में ओनली वर्ड्स हैं, पर आप यहां पर फंसने के पूरे चांसेस देख चुके हैं, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला आपका सही है। हमें पूछा ही इनकरेक्ट है, तो आंसर इज बी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर कंसिडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर। ओ भाई हमने पूरी लिस्ट देख ली ना, उसके आधार पर आप देख सकते हो कि हमें सीधा आंसर मिल जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों आ गए, तो ये भी सही है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये भी सही है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये बात भी सही है, आर्टिकल 21 है कि नहीं, राइट टू लाइफ वाली बात आ गई, राइट। तो इस तरीके से आप मोटी मोटी बात करो तो ये आंसर आपका चला जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए जो भी सेल्फ स्टडी पर रिलाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सहायता के लिए, उनकी तैयारी को एक बूस्ट देने के लिए ये आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 अभी रन कराया जा रहा है। इनके डिफरेंट फेजेस हैं, जिनमें एक फेज ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड फेज आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल में आने वाले 2-4 सेकंड में आपको देने वाला हूं। देखो इसमें इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिनमें आप एमसीक्यूज की भी तैयारी करोगे, आंसर राइटिंग पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। एमसीक्यूज की बात करें तो 450 जीएस के, 4500 तो जीएस के क्वेश्चंस और 700 से ज्यादा सी सेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगे, और 450 से ज्यादा आपके मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो जाएगी, इससे आपकी मेंस में हेल्प होगी। साथ ही साथ 30 से ज्यादा टॉपिक्स के लिए आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। फर्स्ट फेज 20 अगस्त से 10 नवंबर है। सेकंड फेज इसकी बात करें तो 11 नवंबर से 25 जनवरी है। थर्ड फेज 1 फरवरी से 16 मार्च और फोर्थ फेज 23 मार्च से 11 मई तक। और फिफ्थ फेज है वो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। सो द पॉइंट इज कि इस प्रोग्राम पे आप आराम से रिलाई कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी बेसिस पर अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हो सकते हैं, कितने अमेंडमेंट हो गए, क्या उनके प्रोविजंस थे, ये सारी डिटेल हमने समझी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।